स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, बंधुआ हाथी स्थानांतरण या परिवहन नियम 2024 के अनुसार किस परिस्थिति में बंधुआ हाथियों के स्थानांतरण की अनुमति दी जा सकती है? ए, यदि मालिक लाभ के लिए हाथी को बेचना चाहता है। बी, यदि कहीं और बेहतर रहने की स्थिति उपलब्ध है। सी, यदि हाथी का व्यवहार आक्रामक हो रहा है। या डी, यदि मालिक हाथी को वापस जंगल में छोड़ना चाहता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यदि कहीं और बेहतर रहने की स्थिति उपलब्ध है। तो चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बंधुआ हाथी स्थानांतरण या परिवहन नियम 2024 पेश किया, जिसे बंधुआ हाथी के विक्रय में संभावित वृद्धि के बारे में चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं। इन नियमों का उद्देश्य हाथियों के स्थानांतरण और परिवहन को विनियमित करना है। ये मुख्यतः वन्यजीव वार्डन को विशिष्ट मानदंडों के आधार पर स्थानांतरण को अधिकृत करने का अधिकार प्रदान करते हैं। इन नियमों के मुताबिक स्थानांतरण की अनुमति तब दी जाती है जब वर्तमान मालिक पर्याप्त देखभाल नहीं कर सकता या जब कहीं और बेहतर रखरखाव संभव है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह उन अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रबंधन तथा प्रशासन से संबंधित है। 2. 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची यह उन अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रबंधन तथा प्रशासन से संबंधित है जहां जनजातीय समूहों की बहुलता है, अतः कथन 1 सही है। 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना यानी NAPS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत सरकार की एक पहल है। 2. सरकार नियोक्ताओं को प्रशिक्षुता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने और उनके वित्तीय भार को कम करने के लिए प्रति प्रशिक्षु प्रतिमाह 25% स्टाइपेंड अधिकतम 1500 रुपये की सहायता प्रदान करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना यानी NAPS यह भारत सरकार की एक पहल है। इसका उद्देश्य समग्र देश में प्रशिक्षुता को प्रोत्साहन देना और युवा कौशल विकास को बढ़ावा देना है, अतः कथन 1 सही है। सरकार नियोक्ताओं को प्रशिक्षुता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने और उनके वित्तीय भार को कम करने के लिए प्रति प्रशिक्षु प्रतिमाह 25% स्टाइपेंड अधिकतम 1500 रुपये की सहायता प्रदान करती है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI और भारतीय बैंक संघ यानी IBA द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित निगम है। 2. इसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में निगमित किया गया है। 3. नेशनल फाइनेंशियल स्विच यानी NFS और इमीडिएट पेमेंट सिस्टम यानी IMPS इसके द्वारा संचालित एकमात्र सेवाएं हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI और भारतीय बैंक संघ यानी IBA द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में एक सुदृढ़ भुगतान तथा निपटान बुनियादी ढांचा तैयार करना था, अतः कथन 1 सही है। इसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में निगमित किया गया है, अतः कथन 2 सही है। नेशनल फाइनेंशियल स्विच यानी NFS और इमीडिएट पेमेंट सिस्टम यानी IMPS के अतिरिक्त यह आभार सक्षम भुगतान प्रणाली तथा नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस जैसी कई सेवाएं भी संचालित करता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई कल्याणी, बाविया और गोकट्टे का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया गया है। ए जल निकाय, बी पक्षी, सी जनजाति, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जल निकाय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बंगलुरु जो पहले कल्याण नगर या झीलों का शहर था, में मानव प्रयास से बनाई गई झीलें थी जहां बारिश का पानी राजकलुवेस नामक चैनलों के माध्यम से बहता था।
झीलों का निर्माण एक श्रृंखला में किया गया था जिसमें ऊपर की ओर की झीलों से अतिप्रवाह नीचे की ओर झीलों में बहता था। झीलों के चारों ओर आर्द्रभूमि भूजल पुनर्भरण में मदद करती थी। झीलों के निकट कई छोटे जल निकाय थे, उदाहरण के लिए कल्याणी, मंदिर के तालाब, बावियां, कुआं या बावड़ी और गोकट्टे, मवेशियों के स्नान हेतु तालाब। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत नेट परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करने वाला विश्व स्तर पर सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है। 2. इसे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी USOF द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। 3. इसे संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत नेट परियोजना नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क यानी NOFN अक्टूबर 2011 में लॉन्च किया गया था और वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर भारत नेट परियोजना कर दिया गया। यह ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करने वाला विश्व स्तर पर सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है। इसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी BBNL द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। अतः कथन 1 सही है। इसे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी USOF द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। अतः कथन 2 सही है। इसे संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, PM आशा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी PM आशा किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने की एक व्यापक योजना है। 2. PM आशा के तहत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निर्दिष्ट खरीद सीजन में पूरे राज्य के लिए एक विशिष्ट तिलहन फसल के मूल्य समर्थन योजना या मूल्य कमी भुगतान योजना का चयन कर सकते हैं। 3. एक वस्तु के संबंध में एक राज्य में केवल एक योजना यानी PSS या PDPS चालू की जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। PM आशा योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी PM आशा किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने की एक व्यापक योजना है। अतः कथन 1 सही है। PM आशा के तहत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निर्दिष्ट खरीद सीजन में पूरे राज्य के लिए एक विशिष्ट तिलहन फसल के मूल्य समर्थन योजना या मूल्य कमी भुगतान योजना का चयन कर सकते हैं। अतः कथन 2 सही है। एक वस्तु के संबंध में एक राज्य में केवल एक योजना यानी PSS या PDPS चालू की जा सकती है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, IMT TRI LAT 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया का एक संयुक्त त्रिपक्षीय अभ्यास है। 2. इसका आयोजन 21 मार्च से 29 मार्च 2024 तक किया जाएगा। 3. इस संयुक्त समुद्री अभ्यास का उद्देश्य भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच सहयोग को मजबूत करना है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत के 2 नौसैनिक जहाज त्रिपक्षीय अभ्यास IMT TRI LAT 2024 में भाग लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें INS तीर और INS सुजाता शामिल है। IMT TRI LAT 2024 भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया का एक संयुक्त त्रिपक्षीय अभ्यास है। अतः कथन 1 सही है। इसका आयोजन 21 मार्च से 29 मार्च 2024 तक किया जाएगा। अतः कथन 2 सही है। इस संयुक्त समुद्री अभ्यास का उद्देश्य भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच सहयोग को मजबूत करना है। अतः कथन 3 सही है। गौरतलब है कि IMT TRI LAT का पहला अभ्यास 22 अक्टूबर को हुआ था, जिसमें तंजानिया और मोजाम्बिक की नौसेनाओं के साथ INS तरकश ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, पुष्पक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक लैंडिंग प्रयोग के साथ पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान या RLV LEX 02 है। 2. पुष्पक 7.5 मीटर लंबा और 1.75 टन वजनी एरोप्लेन जैसा स्पेसक्राफ्ट रॉकेट है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो ने कर्नाटक से पुष्पक लैंडिंग मिशन का सफल प्रशिक्षण किया। पुष्पक एक लैंडिंग प्रयोग के साथ पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान या RLV LEX 02 है। अतः कथन 1 सही है। इसे भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा उठाया गया और 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। रनवे से 4 किलोमीटर की दूरी पर रिलीज होने के बाद पुष्पक स्वायत्त रूप से क्रॉस रेंज सुधारों के साथ रनवे पर पहुंचा।
पुष्पक 6.5 मीटर लंबा और 1.75 टन वजनी एरोप्लेन जैसा स्पेसक्राफ्ट रॉकेट है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इसे स्पेस में भेजने के लिए तैयार किया गया है। बता दें कि ये बाकी के रॉकेट के स्टेज के साथ अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि 24 मार्च तक NCERT कोर्स लाइव ऑनलाइन पर 40% तक की छूट है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी सीट सुनिश्चित करें। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम 2024 पारित किया गया? ए. यूरोपीय संघ, बी. भारत, सी. चीन, डी. संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।